इनके पास सिर्फ एक वैकेंसी है, अगर आप हिंदू हो तो चौराहे पे खड़ा होकर हिंदू तो चिल्लाओ, बस इनके पास एक वैकेंसी है कि जाकर के अयोध्या में घंटा बजाओ। इनके पास एक वैकेंसी है, अगर अयोध्या में घंटा बजा चुके तो मथुरा में बजाओ। आस्था है, वो करेंगे, हमें जॉब मिले ना मिले। हमारी तो धर्म हिंदू धर्म है तो वो तो करना ही पड़ेगा। मैम हिंदू हम भी हैं, लेकिन कोई है मैम, हिंदू हम भी हैं, लेकिन मैम वो मन के अंदर होता है, वो बाहर नहीं आता। हिंदू जॉब नहीं है मैडम, जॉब के लिए नौकरी चाहिए होता है, हिंदू नहीं चाहिए होता। हिंदू हम हैं। हिंदू होना कोई जॉब है क्या? हिंदू होना कोई जॉब नहीं, लेकिन देखिए जॉब है, हिंदू होना जॉब है। हिंदू होना जॉब है, हिंदू के साथ साथ मुस्लिम को गाली देना जॉब है। तो चैनल कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार बनेगी। अगर ये सरकार दोबारा आ गई तो क्या होगा? एक सेकंड, दोनों से पूछूंगी, दोनों से। जो बचा खुचा वो भी चला जाएगा, और पहली बात ये सरकार बनेगी नहीं, ये एग्जिट पोल में मैं मानता नहीं हूँ। सब प्राइवेटाइजेशन कर देंगे, उसमें आरक्षण लगेगा नहीं, इसलिए सारे बंदे इनके भर जाएंगे। मैम संविधान खतरे में होगा। हमारी धर्मनिरपेक्षता को ये धार्मिक बना रहे हैं, हमारी बंधुता को ये हिंदुत्व बना रहे हैं, हमारी संप्रभुत्वता को ये खत्म कर रहे हैं। आरएसएस कब से इस देश को गवर्न करने लगी? मैम अगर इस देश के लिए मुझे अपने धर्म को छोड़ना पड़ता है, अपनी जात को छोड़ना पड़ता है, तो मैं तैयार हूँ, पर हमारा देश खतरे में। 2 सालों में जिसने 2 गुना कर दी पर कैपिटा इनकम, 5 सालों में 5 गुना पर कैपिटा इनकम होगी अगर योगी जी की सरकार आती है। मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, माइक के पीछे नहीं, इनके परिवार का जो कह रहे हैं 2 गुना हुआ है ना। मैं महंगाई को देखते हुए जो 8,000 सैलरी पाता था 16,000 नहीं हुआ, लेकिन सरसों का तेल 100 रुपए से 200 गया है। मैम नमस्कार, यूपी साक्षी के अंतिम पड़ाव में इस वक्त हम हैं। एग्जिट पोल आए हैं। एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है कि बीजेपी जीत रही है उत्तर प्रदेश में, लेकिन एग्जिट पोल आने के बाद जो समर्थक हैं, कुछ हैं समर्थक बीजेपी के और कुछ समर्थक हैं जो बीजेपी की सरकार नहीं चाहते। आपको याद होगा ये सूरज मिश्रा, लखनऊ में मेरी मुलाकात हुई थी, लड़का वायरल हो गया था, बहुत सारी बात बोली थी, और एक बात इन्होंने बहुत खास तौर पर बोली थी कि राम के नाम पर मैं भीख दे सकता हूँ, वोट नहीं के नाम पे भीख दिया जाता है मैडम, वोट नहीं दिया जाता। जिस दिन ये धर्म को छोड़ देंगे और जिस दिन ये मुद्दों की बात करेंगे, विकास की बात करेंगे, उस दिन मैं वोट करूंगा। पर इनके दोस्त हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है, उनको लगता है कि एग्जिट पोल जो आया है बिल्कुल सही आया है। चलिए अब तो देखिए रिजल्ट आने वाला है, सिर्फ ये 2 दिन की बात है जिसमें हम और इस तरह की डिस्कशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जरा मैं बताती हूँ आपको, हमारे साथ ये है अरुण साहनी, कबीर द्विवेदी, सूरज मिश्रा से मैंने आपको मिलाया ही, रामकिशोर और नीतीश यादव। नीतीश यादव जो है वो समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करते हैं और वो चाहते हैं कि उनकी सरकार आए। रामकिशोर जी, कबीर जी और साथ ही अरुण जी, ये सारे चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार आए। आपको लग रहा है कि एग्जिट पोल बिल्कुल सही है? जी मैम, बिल्कुल सही है। सही है। अब मैम वो तो बंगाल का भी देख सकते हैं। कॉन्फिडेंस कम हो गया है आज सूरज। कॉन्फिडेंस कम नहीं हुआ मैम। अगर आप एग्जिट पोल की बात करें तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। अब महाभारत में एक बार ऐसा होता है कि कर्ण तीर मारते हैं अर्जुन को, तो अर्जुन बस 3 योजन पीछे जाते हैं, और जब अर्जुन तीर मारते हैं तो कर्ण 6 योजन पीछे जाते हैं। फिर भी उसी रथ पे बैठे हुए भगवान कृष्ण बोलते हैं वाह कर्ण वाह। तो अर्जुन कर्ण से पूछते हैं कि भगवान से पूछते हैं कि मैं उसको ज़्यादा पीछे ढकेल रहा हूँ, फिर भी आप कर्ण की तारीफ क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि अर्जुन मैं तीनों लोगों का स्वामी हूँ और मैं इस रथ पे सवार हूँ, हनुमान जी ऊपर बैठे हुए हैं, फिर भी उसके रथ पर कोई नहीं है, फिर भी वो आपको पीछे ढकेल रहा। ठीक उसी तरह से मैम आप देख सकते हैं यूपी के चुनाव में प्रधानमंत्री कैंपिंग कर रहे हैं, गृह मंत्री घर जाकर वोट मांगे, रक्षा मंत्री कैंपिंग कर रहे हैं, और ये तो कुछ नहीं, अयोध्या से श्री राम, मथुरा से कन्हैया और काशी से भगवान शिव मैदान में उतरे हुए थे, चुनाव में लड़े हुए थे। अब उनको भाजपा उनको अपने सामने ले आके लड़ी थे, फिर भी अगर कोई इनके रथ को पीछे ढकेल रहा था तो निश्चित रूप से भगवान भी उसकी तारीफ करेगा। एग्जिट पोल क्या है? मिश्रा जी को द्विवेदी जी कैसे जवाब देंगे? मिश्रा जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ, महाभारत में विजय किसकी हुई थी? विजय तो उसी की हुई थी ना जो धर्म के साथ था, जो हिंदू धर्म के साथ था, हिंदुओं के साथ था, उनकी आस्था के साथ जुड़ा हुआ था। ठीक है, अगर मैं भगवान कृष्ण की बात करूं तो वो मानवता के साथ थे, और यहाँ पर बीजेपी जो है वो भी मानवता के साथ है, और जो भी मानवता का साथ देगा वो भले ही कमजोर क्यों ना हो, जीत उसी की होगी। अच्छा, आपको लगता है कि आप पांडव हैं, पर उनकी नजरिए में आप कौरव हैं, फिर आप क्या कर लोगे? कौरव में कैसे हो सकता है कर्ण भाई? ये कौरव है पांडव है? देखिए मैम आज जरूरत जो है वो संविधान की जरूरत। पांडव आपका दोस्त है कि कौरव आपका दोस्त है, बताओ पहले। मैम अब आप कर्ण कहने वाला है, कौरव के साथ ही हो सकता है। मैम मेरी बात सुनिएगा। आप प्रेजेंट टाइम पे अगर ये कौरव पांडव की बात करें तो संविधान की जरूरत है। हमारा संविधान में लिखा है धर्मनिरपेक्ष, धर्म की बात करते हैं, हमारा संविधान बंधुत्व पे चलता है, ये हिंदुत्व की बात में एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री हो, उस देश की लोकतंत्र की बात, तो बाकी संपत्ति भी बेच रहे हैं, चाहे तो बेचे ही रहे हैं, बाकी संपत्ति ये किसी का भी मानना हो कि वो चाय के साथ संपत्ति बेच रहे हैं या कुछ भी बेच रहे हैं। रेलवे बिक गया, आपका बिक गया कि नहीं बिक गया? हमारे देश के लोकतंत्र का सबसे बेहतर जीता जागता उदाहरण है कि हमारे देश में एक चाय बेचने वाला अभी ये इतना बड़ा यूक्रेन में हुआ,
क्या एयरलाइंस ने क्यों नहीं गए, तुरंत क्यों नहीं गए? क्योंकि वो बिकी हुई है, उसको पैसे से मतलब है, जान से नहीं मतलब है इस टाइम। आप मीडिया दिखा देखिए, यूक्रेन और रूस में जो भी झगड़े चल रहे थे उसमें मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि वो एक विदेश नीति पर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर जो भी फ्लाइट्स जाने वाली थी वो डिस्कशन के बाद गई होंगी, और ऐसे नहीं भेज देते हैं किसी भी देश में। अगर युद्ध चल रहा है तो आप ऐसे नहीं फ्लाइट भेज देते जब तक कि भेजना चाहिए था ना उनको, उन्होंने कुछ किया ही नहीं, क्योंकि वीडियो वायरल हो रहे हैं कि एम्बेसी मेरी हेल्प नहीं कर रहा है। एम्बेसी से बात की गई होगी और जिस हिसाब से उन्होंने अपडेट दिया होगा कि अभी आप भेजिए, तभी लाइव कॉल की गई थी, एम्बेसी कॉल नहीं उठा रहा है, कॉल रिसीव नहीं की गई है। भी स्टूडेंट थे वहाँ पर, पूरे विश्व से आए हुए स्टूडेंट थे। आप पाकिस्तान के स्टूडेंट ले लीजिए और अन्य कंट्रीज के स्टूडेंट्स ले लीजिए, सबको प्रॉब्लम हो रही। कंपैरिजन पाकिस्तान से क्यों कर रहा है? आप अमेरिका से करिए, आप बड़े किसी देश से करिए। पूरे विश्व के स्टूडेंट थे, यहाँ तक कि अफगानिस्तान या जो भी हमारे पड़ोसी देशों के भी स्टूडेंट थे, उन्होंने भी इंडिया का फ्लैग लगा के वहाँ से मूव ये कंटिन्यू पाकिस्तान की बात करेंगे, और ये लगातार उसी चाइना की बात इनके मुंह से कभी नहीं आती। ये हमेशा जब भी सीमा विवाद की बात होगी, कभी कैलाश पर्वत की बात नहीं करेंगे। भगवान शिव का तो घर है, वो कैलाश क्यों नहीं लेने की बात करते? क्योंकि वो चाइना में है, वो आज चाइना में, उसकी बात नहीं करेंगे। ये अयोध्या मंदिर की बात करेंगे, मथुरा मंदिर। मैम बीजेपी इसलिए नहीं बात करते ऐसा नहीं है मैम। देखिए, हिस्टोरिकल जो भी उसका बैकग्राउंड रहा है वो मैं नहीं जानता हूँ, पर प्रेजेंट टाइम में ज्योग्राफिक एस्पेक्ट से देखते हैं तो कैलाश वो चाइना का ही पार्ट है, उसको हम नहीं छीन सकते किसी के हाथ से। वहाँ पे इतिहास की बात नहीं करेंगे। वहाँ पे धर्म कहाँ चला जाता है? धर्म वहाँ कहाँ जाता है? भारत ही भगवान का है, ठीक है। भगवान ने जहाँ पर भी काम किया वो सारी जगह भारत में नहीं मिला सकते हैं। ऐसे तो उन्होंने नेपाल में भी ढेर सारे काम किए। माता सीता मैया का वो माना जाता है, आपका जन्म स्थान माना जाता है, तो क्या हम उसको छीन नहीं लेंगे नेपाल को? मैम एक सिंपल सी बात है, यह एक ऐसी पार्टी है जो अपंग है। बीजेपी बिना धर्म के बैसाखी के चल नहीं सकती है। अगर ये धर्म चाइना इसी के नाम पे वोट मांग सकते हैं, ये विकास, रोजगार और ये जो डेवलपमेंट है। बात आपकी सही है, लेकिन फिर लोग फिर वोट क्यों दे रहे हैं? वोट जो दे रहा है वो तो भारतीय दे रहे हैं। बात ये नहीं है। जैसे जब से सरकार बनी है, अच्छी सरकार है, मजबूत सरकार है, लेकिन जब से सरकार बनी, ये चाइना के लफड़े की वजह से जो ये बीमारी फैली, इसी से जो है ये बेरोजगार लोग बैठ गए हैं। बस बीमारी फिर भी सामान चाइना से ही खरीदेंगे। चाइना से सामान जो भी आता था उसको रोका किसने? बीजेपी ने। इससे पहले जब से भारत आजाद, मोबाइल दिखाना आपका कौन सा है? अभी तो फिर आने लगा ना लीगल। मोबाइल कौन सा है इनका? चाइना का है, देख लीजिए। कौन सा है ये रियलमी है, ओप्पो। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपने तोड़ा क्यों नहीं? उन्होंने मेकिंग इंडिया करके जियो का जो फोन बिचवाया लाइव का सेट, ओवरऑल चाइना था मैम। मैम चाइना में कमेंट किया जाता है, चाइना में कमेंट किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक कचरा, वो इलेक्ट्रॉनिक कचरा इंडिया में बिकता है मैम। वो चाइना में जितना भी इलेक्ट्रॉनिक कचरा बनाता है उसको इंडिया में बेहतर भारत निकालेगा, मैं भारत का खरीदूंगा। इससे बेहतर निकालेगा। ये तो आपने बड़ी देशद्रोही टाइप की बात कर दी। भारत में भी भारत इससे बेहतर नहीं फोन निकाल रहा है। इससे बेहतर निकालेगा तो मैं वही खरीदूंगा, मेरे बजट में होगा तो मैं आपके लिए चाइना भारत, हाँ, का विरोध करता हूँ, लेकिन इसका विरोध नहीं करता हूँ कि अगर चाइना डेवलपमेंट कर रहा है, अपने इक्विपमेंट्स को बेहतर बना रहा है, तो मैं उसका विरोध नहीं करता हूँ कि नहीं। मैं टिकटॉक बैन करने के टाइम पे क्यों इतना टीवी फोड़ रहे थे लोग? टिकटॉक नहीं बेहतर था, मैं उसको यूज नहीं करता था। मैं उसमें कोई मैम फ्यूचर थोड़ी नहीं दिख रहा था। टिकटॉक तो बैन जरूरी है, उससे बच्चों की फ्यूचर खराब हो रही थी। कोई भी इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आ गए, रील बना रहे हैं। इंस्टाग्राम अब किसी कंट्री अब आ गए हैं तो मान लीजिए उसको भी बैन करना चाहिए। इंस्टाग्राम को भी जो बैन कर दो, कुछ जीने मत दो बच्चों को। अरे उतना ही मौज करें जितना अच्छा लगे। अब उसमें अगर इनको बैन करना है तो कम से कम हिंदुत्व की भावना को बैन करें। मैम हमें भगत सिंह चाहिए, हमें संसद में रोने वाला योगी नहीं चाहिए। खुद को योगी बोलते हैं लेकिन संसद में रोते हैं। हमारे धर्मों में योगी उसको कहा जाता है जो मृत्यु को जीत चुका हो, मतलब जिसको मृत्यु का भय ना हो। और ये संसद में रोते हैं और बताते हैं कि हम शेर हैं। किस एंगल से शेर? ये राणा प्रताप की बात करते हैं पर भगत सिंह की बात करते से कतराते हैं। राणा प्रताप की बात करते हो, जरा राणा सांगा की बात कर लो, उन्हीं के तो क्यों नहीं रोएंगे? वो मठाधीश बने हैं, वो अपनी फैमिली परिवार को छोड़कर उत्तराखंड से यहाँ पर आए हैं। लोग उनको गलत बोलेंगे, गलत ठहराएंगे। वो देश के वो रोएंगे नहीं। अगर वो गलत ठहराएंगे तो रोएंगे। देश के हित के लिए काम करें। अच्छा क्यों काम नहीं हुआ है? गोरखपुर में जाकर देखिए, काम नहीं हुआ है गोरखपुर में। हमको काम देखने के लिए गोरखपुर जाना पड़ेगा। लखनऊ का लड़का गोरखपुर यूपी में वो भी आता है। हम लोग के क्षेत्र में काम पूरा भरपूर हुआ है। पूरा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जानते हैं आप लोग? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो 14th रैंक थी वो यूपी की, वो 2nd रैंक है। और अगर मैं पर इनकम डाटा भी देख लीजिए आप, उसमें भी अपराध इनकम की बात करूँ तो 2 गुना हुआ है। 2017 का हुआ है, वो सब गलत है। आपने 45,000 रुपए था, अभी 90,000 हाथरस में हुआ, उसका कोई निर्णय हुआ? 2 करोड़ 2017 से 2022 यानी 5 सालों में 2 गुना पर कैपिटा इनकम की उन्होंने। और इसी 5 सालों में आपने सही किया, लेकिन हमको रोजगार चाहिए।
मेरी 3 बहनें हैं, उनको भी अभी तक जॉब नहीं मिली, बीएड टेट सब आपको कुछ नहीं पास है। मिलेगी वो, क्योंकि क्यों नहीं मिलेगी? इसलिए नहीं मिलेगी, इन लोगों के पास में अडानी के रिश्तेदार हैं ये लोग। हाँ, वो तो ये लोग हैं उनके रिश्तेदार, टाटा ग्रुप के रिश्तेदार हैं। जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इनके डायरेक्ट लिंक है। इसलिए आपको क्यों नौकरी मिलेगी? वही आपको बात क्यों? है ना आप कि गेहूं आपको काटो, आप भी गेहूं काटो, नहीं आप तो धान उसका लगाओ, भी अनुदान लेकिन नहीं ये है। विदेश पढ़ेंगे। MSP आपका नाम क्या हुआ? नहीं, नाम हम नहीं बता पाएंगे। ये विदेश पढ़ेंगे, अभी आ रहे हैं ना सारे। अब आपको पता चल रहा है ना MBBS कितने विदेशी हैं। आपके घर में है कोई, खानदान में कोई विदेशी है? कोई MBBS है? कोई MBBS है? कोई इंजीनियर है? इनके घरों में पूछिए, इंजीनियरों का डाटा लगा हुआ है। इनके क्या रहे हैं वैसे? देखिए योग आप कर क्या रहे, पढ़ाई क्या कर रहे हैं? मैं यूपीएससी का एस्पिरेंट हूँ और यूपीएससी का एस्पिरेंट है, ये भी यूपीएससी के हैं। आप सब यूपीएससी के हैं? नहीं हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं। इंजीनियरिंग कर रहे हैं आप? मैम LLB। एलएलबी कर रहे हैं आप? कुछ नहीं कर रहे हैं? तो आप फिर भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत पसंद करते हैं? MSP गारंटी नहीं दी इस बार, अभी धान हुआ है। हम सब लोग गुमराह वाले हैं। बात एक्चुअली बात ये है कि सही यहाँ पे जहाँ आप खड़ी हैं ना, यहाँ पे 5,553 कर्मचारी हैं और सारी बोर्ड मीटिंग बैठी थी। उस बोर्ड मीटिंग में सबका भर्ती हुआ है, लेकिन आज तक ना तो इनके बाबा की सरकार आई है, आज तक ये बेचारे कितने मर गए हैं। इनका एक 1400-1300 की ग्रेड पे कहीं है, आप बता सकती हैं? 80 करोड़ रुपए दिया गया है इसमें। 80 करोड़ में 80 रुपए अभी तक लगा नहीं है। अब 5 साल तक 10 करोड़ रुपए गमन हुआ है। जीरो टॉलरेंस कहाँ है? वो इन लोगों की जेब में गया सर है। बताइए, कल जो टीवी चैनल एग्जिट पोल दिखा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की दोबारा से सरकार इतनी अच्छी सीटों से बन रही है जितनी पहले भी नहीं थी। हाँ, हमें क्या बता लग रहा है रहा हूँ आपको क्यों उससे? नहीं, मैं बता सही रहा लग हूँ रहे हैं, गलत लग रहे नहीं, मैं बता रहा हूँ क्यों बन रहा है। इसलिए बन रहा है कि घपला इन लोगों को करना है। बड़े बड़े पोस्ट ऑफ इन लोगों को जाना है। अगर ये दिल्ली बम्बई में है ना, वहाँ से बुला के वोट दिलवा रहे हैं, लेकिन ये भाई साहब लोग क्या कर रहे हैं? वोट नहीं दिलवा रहे। ये कह रहे कौन गवर्नमेंट हमको क्या दे देगी, इसलिए ये लोग वोट नहीं दिलवा रहे। लेकिन ये दिल्ली देखिए ये बचकानी बात है कि बीजेपी वाले बाहर से उठा करके वोट करा रहे हैं। वोट तो आप लोग अगर आधार कार्ड से लिंक करा दें, आप लोग रोजगार को लेकर इतना पैनिक हो रहे हैं। आप कहिए कि आधार कार्ड से खुद के अंदर वो योग्यता लाइए। दूध का दूध पानी पानी पता चल जाएगा। मैम ये जो बोल रहे हैं मैम इन्होंने बोला खुद के अंदर योग्यता लाइए, रोजगार। ये मेरे दोस्त हैं, इनके अंदर योग्यता की कमी नहीं है मैम, फिर भी रोजगार नहीं है। मैं इनसे पूछता हूँ कि मुझे रोजगार नहीं मिला, मैं बेहतर कर पा रहा हूँ। मैं फ्राइड माइक में नहीं चिल्लाई। अभी मेरे से डिस्कस कर रहे थे पर माइक में नहीं चिल्लाए। अभी मेरे से मैं अगर बात करूँ तो मेरे क्या कर रहे थे डिस्कस अभी ऑफ द मेरे से इन्होंने डिस्कस किया कि यार मैं MSc हूँ, फिर भी मेरे जेब में अभी 20 रुपए भी नहीं है। यही बंदा था और अभी खुद बोला। मैम जो बीजेपी की सबसे बड़ी नस्ल मैं वो बताता हूँ। मैं घर पे बैठा हुआ था, मैं शहर सिटी की तरफ मुंह नहीं किया और गांव में बेहतर बैठे, उसके पहले प्रॉपर मेरे साथ। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। आपने घर पे बैठा रहा लेकिन पढ़ाई पूरी किया। ऐसे ही सोचिए जो गरीब बेचारे हैं जो गांव में, जो वो बेचारे धान भी काटते हैं, गेहूं भी काटते हैं, घर की किसानी भी कर रहे हैं, लेकिन BSc MSc कर रहे हैं। एग्जाम कराइए, पास कीजिए। और आई भैया मैंने खुद कितनी वैकेंसियां आई। तैयारी कर रहे हो आप, तो विदेशों में तैयारी कर रहे हो। वो बेचारे कहाँ इतने पैसे? अगर गेहूं मजदूरी से नहीं काटेंगे ना तो शाम को चूल्हा नहीं जलेगा। ऐसे चिल्लाने से आपको रोजगार नहीं मिलेगा। कहाँ से बता रहा हूँ मैं, रोजगार मिलेगा जब आप प्रिपरेशन करेंगे एग्जाम की। विदेश पैसा देंगे, पैसा देंगे विदेश में तैयारी करने का, पैसा देंगे विदेश में तैयारी करने का। आप पैसा देंगे योग्यता नहीं, आप उस पे लाठी डंडे ये चलाएंगे। एज ही नहीं है जॉब की। आप बताइए आप क्या कर रहे थे? हमारे बच्चे का जो पेंशन गई है, LLB करके पेंशन गई है। अरे जो पेंशन गई है, मेरी बहनें सब बीएड टेट पास हैं, उनको जॉब क्यों नहीं मिली? क्यों नहीं मिली? क्योंकि वैकेंसी नहीं निकली है। देखिए वैकेंसी है जो भी रोजगार की बात है, मैं देख रहा हूँ सिर्फ BEd DLEd और DEd के जो प्रशिक्षु हैं वही रोजगार की बात। मैं 11 लाख पद खाली हैं शिक्षा विभाग में। मेरी बात तो पूरी जाने देखिए, वो सारी जाएगी प्राइवेटाइजेशन में। प्राइवेटाइजेशन में कोई आरक्षण है नहीं, सारे आप लोग ले जाइए। आप लोग उनकी बात भी सुन लीजिए। देखिए BEd DEd या DLEd के जितने भी प्रशिक्षु हैं उनको रोजगार से लेकर सबसे ज़्यादा तकलीफें हैं। मैं मानता हूँ ठीक है कि अध्यापक से संबंधित कोई भी वैकेंसी नहीं निकाली जा रही, फिर भी मैं बात करना चाहूँगा, क्या अध्यापक ही एक भर्ती होती है? क्या और भर्तियां नहीं होती हैं? SSC से लगा करके UPSC और PCS में ढेर सारी वैकेंसी निकलती है। आप क्लियर तो कीजिए, लाखों वैकेंसी एक वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, मैं इनकी एक वैकेंसी, अध्यापक ही एक वैकेंसी है और कोई वैकेंसी नहीं होती। मैं कोई भी वैकेंसी आप क्लियर कर कभी रुको, मैं इनके एक वैकेंसी का जवाब देता हूँ। मैम जो इलाहाबाद में बच्चे मार खाए वो NTPC के थे, रेलवे के थे। जो ये CGL की बात कर रहे हैं, ये बंदा ऑलरेडी CGL का प्री क्वालिफाई था। CGL की आज वैकेंसी देख लीजिए, CHSL की
नहीं थी मेंस क्वालीफाई करने की। आज वैकेंसी देखिए कितना कटा हुआ और नहीं थी। और दूसरा देखिए मैम पुलिस की वैकेंसी देखिए और मैम पीसीएस की लगातार जो कटी है उसकी बात कीजिए। मैम इनके पास सिर्फ एक वैकेंसी है, अगर आप हिंदू हो तो चौराहे पे खड़े होकर हिंदू तो चिल्लाओ, बस इनके पास एक वैकेंसी है कि जाकर के अयोध्या में घंटा बजाओ। इनके पास एक वैकेंसी है, अगर अयोध्या में घंटा बजा चुके तो मथुरा में बजाओ। आस्था है, वो करेंगे, हमें जॉब मिले ना मिले हमारी तो धर्म हिंदू धर्म है तो वो तो करना ही पड़ेगा। मैम हिंदू हम भी हैं लेकिन देश कोई है मैम, हिंदू हम भी हैं लेकिन मैम वो मन के अंदर होता, वो बाहर नहीं आता। हिंदू जॉब नहीं है मैडम, जॉब के लिए नौकरी चाहिए होता है, हिंदू नहीं चाहिए होता। हिंदू हम हैं। हिंदू होना कोई जॉब है क्या? हिंदू होना कोई जॉब नहीं, लेकिन देखिए जॉब है, हिंदू होना जॉब है। ऐसे क्रॉस के फिर तो ये हम बचपन से कर रहे हैं, ये जॉब पैदा होते के साथ ही हमारी जॉब चल रही है। हिंदू भी जॉब है, हिंदू होना जॉब है, हिंदू के साथ साथ मुस्लिम को गाली देना जॉब है, ये दूसरा जॉब है। और इससे बीजेपी बहुत खुश होती है। हमारे यहाँ के हमारे सीएम बहुत खुशी कहते हैं, इस बात को खुशी कहते हैं कि जो है कि आप अगर हिंदू हो तो आप ठीक हो, अगर आप मुस्लिम हो तो आप आतंकवाद हो। ये बहुत अलग हो चुका है, देश पूरी तरह से बदल चुका है। ठीक है, अगर छोटे देशों से हमारा कंपेयर गए हैं वहाँ विदेश में पढ़ने के लिए एमबीबीएस कराने। आप बताइए कितने गांव के लड़के ले गए, ऐसे लड़कों को ले जाओ एमबीबीएस कराओ, ऐसे लड़कों को ले जाओ, ऐसे लड़कों को एमबीबीएस विदेश में होंगे तो एमबीबीएस करेंगे। एलिजिबल सब है। नहीं है, बस बायो चाहिए भैया, बायो चाहिए इसमें, उससे ज्यादा उसके लिए बायोलॉजी जो है अभी भारत की, मैं यूपी की बात करता हूँ, ठीक है, सबसे अधिक पॉपुलेशन एमबीबीएस की फीस 20 लाख अप्रोक्स है घर में, 20 लाख है घर में। घर में हो या ना हो, मैं बात करता हूँ जिसके माँ बाप पढ़ाना चाहते हैं, जो बच्चा इसलिए तो जाके पढ़ रहे थे बेचारे। भारत में तो और भी ज्यादा महंगी फीस है ना, और ये महंगी फीस सिर्फ बीजेपी ने नहीं की है, बीजेपी ने तो इसको बहुत हद तक कम किया है। ठीक है, कितना कम किया मैम, हर साल ये स्कूलों की फीस बढ़ रहे हैं, हर साल बढ़ रहा है, पर पेरेंट्स की वो पेमेंट नहीं बढ़ रहा है, पेरेंट्स की आय नहीं बढ़ रही, पर फीस हर साल बढ़ रहे हैं। महंगाई जो बढ़ गया, वो भी टीएडीए कट गया, वो भी खत्म हो गया। और महंगाई जो बढ़ थोड़ी रही है दिन उसका और रखिए ना, अभी पेंशन गई है, अभी वो टीएडीए गया है, पेंशन गया है, थोड़ी देर रुकिए, वो नौकरी भी गई। एक सेकंड, अभी जैसे एग्जिट पोल जो चैनल दिखा रहे हैं, मैं चैनलों के एग्जिट पोल की बात करूं, मैं अपने एग्जिट पोल की बात नहीं कर रही हूं, मैं चैनल जो दिखा रहे हैं सब लोगों को, तो चैनल कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार बनेगी। अगर ये सरकार सच में, अगर एग्जिट पोल ऐसे ही आ जाते हैं और मतलब इसी की तरह से रिजल्ट आता है तो क्या होगा? 5 साल आप क्या देख रहे हैं? अगर ये सरकार दोबारा आ गई तो क्या होगा? एक सेकंड, दोनों से पूछूंगी, दोनों से। जो बचा खुचा वो भी चला जाएगा। और पहली बात, ये सरकार बनेगी नहीं, ये एग्जिट पोल में मैं मानता नहीं हूँ। ठीक है, आप बताइए। मैम जो बचा खुचा है वो सारी नौकरियां, ये तो सब प्राइवेटाइजेशन कर देंगे, उसमें आरक्षण लगेगा नहीं, इसलिए सारे बंदे इनके भर जाएंगे। आप बताइए क्या होगा? नहीं बोलेंगे मैम संविधान खतरे में होगा निश्चित रूप से। मैम आरएसएस और हिंदू वाहिनी, मैम लोग वोट बीजेपी को करते हैं पर गवर्न आरएसएस करता है, वोट लोग बीजेपी को करते हैं पर गवर्न आरएसएस करता है, हिंदू युवा वाहिनी करता है। मैम संविधान खतरे में है, लेकिन हम लोग ऐसे देश हैं, मैं राम होने पे गर्व करूँ या ना करूँ, पर भगत सिंह के कंट्री से होने की वजह से मैं गर्व करता हूँ। मैं और मैं पूरे मान सम्मान प्रतिष्ठा की तरह मैम हम अपने भारतवर्ष के लिए, मैम एक छोटा सा आपको बताता हूँ, अगर 2011 में इंडिया वर्ल्ड कप जीतता है तो उसे महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह की वजह से, जहीर खान की वजह से, जहीर खान की परमाणु अभी बोलने अभी आपको भी बोलेंगे, अभी आते हैं, अभी उसमें भी आते हैं। तो जहीर खान की बॉलिंग की वजह से भी जिसका मैम इस समाज में संतुलन बनाने के लिए, समाज को एक वेल डिफाइंड शिक्षित करने के लिए कंटिन्यू हम लोग लड़ेंगे मैम, और बीजेपी के अगेंस्ट जैसे जिस तरह राष्ट्रवाद की बात करते हैं मैम, मेरा ये समझ कहता है कि आज बीजेपी के अगेंस्ट लड़ना देशभक्ति हो चुकी है, क्योंकि अगर ये है तो एक स्पेशल धर्म की बात करते हैं मैम, हमारी धर्मनिरपेक्षता को ये धार्मिक बना रहे हैं, हमारी बंधुता को ये हिंदुत्व बना रहे हैं, हमारी संप्रभुत्वता को ये खत्म कर रहे हैं। आरएसएस कब से इस देश को गवर्न करने लगी? अगर आरएसएस देश को गवर्न कर रही है तो 1947 में कहाँ थे हेडगेवार? 1947 में कहाँ थे ये लोग? 1947 में ये नहीं दिखाई देंगे। 1947 में जब भगत सिंह और ये हमारे महात्मा गांधी लड़ रहे थे तो कहाँ थे ये? यूपीएससी कर रहे हो, नेता वेता बनो। क्या मैम नेता यूपीएससी कर लोगे तो फिर अधिकारी बनोगे तो फिर बोल भी नहीं पाओगे जितना अच्छा बोल रहा हूँ। यूपीएससी पे फोकस नहीं रहता, फिर कहेंगे रोजगार नहीं मिलता है। आपका है फोकस? आप जिस एग्जाम, मेरा एनटीपीसी पे था, मेरा एनटीपीसी प्रीलिम्स निकला हुआ है, मैं दूंगा। अगर फोकस ना होता तो अपने हक की बात ना कहता। सो मैम एक छोटा सा कमेंट कर रहा हूँ मैं, बहुत धर्म की बात आजकल बहुत चल रही है, एक छोटी सी मैं बात आपको बताना चाहता हूँ। एक लेटर लिखा भगत सिंह ने, भगत सिंह के भाई ने एक लेटर लिखा। पहले रोड भी नहीं था, अभी आते ही रोड बन गया। भारत की आजादी पहले गड्ढे गुड्ढे थे, उसी गड्ढे गुड्ढे में घुस के हम लोग सुना रहा हूँ मैं, एक छोटी सी बात। पूरा रोड बन गया, आते ही पूरा। आप खड़े हैं वैसे, ये तो योगी जी के पहले से बना हुआ है। नहीं, और मैम गलती ना कहिए, ये तो पहले से ही इन लोगों की वजह से बना है। यहाँ कहाँ था रोड, कहाँ हम लोग देखे ही हैं, बचपन से हम लोग रोड नहीं देखे। आप ही लोग करते, ये जिसने बनवाया मैं उसी को बोलूंगा, ठीक है। ये बसपा की सरकार ने बनाया। आप अपनी बात को कंप्लीट कीजिए, फिर इनके पास
मैम एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। भगत सिंह को एक लेटर लिखा गया था उनके भाई की वजह से। मैम जो सिख लोग होते हैं वो अपने धर्म में अपने बाल को नहीं कटाते, तो उनके भाई ने एक लेटर लिखा था कि क्या तुम मतलब कि धर्म को त्याग दिए, तुमने अपने बाल कटा लिए। तो उन्होंने एक उसका जवाब दिया था कि मैं सिख हूँ, और सिखों को कहा जाता है वो अपने मातृभूमि के लिए, अपने राष्ट्र के लिए वो अपने शरीर का एक एक अंग कटवा लेते हैं, और सिख अपने बाल को अंग समझता, भी एक अंग कटवाएं वो भी पूरे अंग भागे। मैम अगर इस देश के लिए मुझे अपने धर्म को छोड़ना पड़ता है, अपनी जात को छोड़ना पड़ता है, तो मैं तैयार हूँ, पर हमारा देश खतरे में। मैं ये इनको नहीं दिखाई देता। मैं हिजाब छोड़, मैम एक बार इनसे डेवलपमेंट पे बात कर लीजिए, एक बार इनसे बेरोजगारी पे बात कीजिए। अच्छा एक बात बताइए, हाँ चलिए पहले मैं इनसे पूछती हूँ कि ये जो एग्जिट पोल का अगर नतीजा यही परिणाम में बदला और योगी आदित्यनाथ की ही सरकार दोबारा आती है, तो आप 5 साल उत्तर प्रदेश को आगे कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं? बेहतर डेवलपमेंट होगा, और मेरे हिसाब से उनको बोलने बोलना दीजिए। छोटे छोटे जो भी लघु उद्योग हैं या टेक्नोलॉजी है या रोजगार है, बेहतर स्तर पे जाएगी, और पर कैपिटा इनकम में भी काफ़ी। अरे एक सेकंड बोलने तो दो, एक मिनट सुने आप सबने बोला ना, उनको बोलना दीजिए। देखिए जो भी पर कैपिटा इनकम है 2017 में अगर मैं बात करूँ तो 45,000 रुपये थी, अभी वो 2022 में जा करके 90,000 हो गई। इस 5 साल के टेन्योर में, जो कि 3 साल का कोविड जैसा टेन्योर भी रहा है, जिसमें बहुत बेहतर नहीं किया जा सका है। सिर्फ 2 सालों में जिसने 2 गुना कर दी पर कैपिटा इनकम, 5 सालों में 5 गुना पर कैपिटा इनकम होगी अगर योगी जी की सरकार आती है। पूछती हूँ अभी, श्योर एंड सर्टेन हुआ है। मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, माइक के पीछे नहीं, इनके परिवार का जो कह रहे हैं 2 गुना हुआ है ना। मैं महंगाई को देखते हुए जो 8,000 सैलरी पाता था 16,000 नहीं हुआ, लेकिन सरसों का तेल 100 रुपए से 200 गया है। मैम गैस सिलेंडर 350 की सैलरी 35,000 थी, अभी 70,000 है मेरा। उससे किस डिपार्टमेंट में है, जरा पूछिए किस डिपार्टमेंट? डिफेंस में, आर्मी मेडिकल कॉर्प्स में। आप पूछिए, आप खुद से बताइए 35,000 और 70,000 गया किसी डिपार्टमेंट में? 35 में उसकी ज्वाइनिंग हुई थी 2015 में, अभी वो 70,000 पहुंच गया। मैम जादू की छड़ी चल। मैम मैं बताता हूँ कि आय किसकी डेवलप हुई है, मैं बताता हूँ आय किसकी डेवलप। मैम 2014 के पहले अंबानी देश में 3रे नंबर पे थे, और 2021 में वो एशिया में पहले नंबर पे है। इनके पास जादू की छड़ी है क्या? जब पूरा देश कोरोना झेल रहा था, तब इनकी इनकम क्यों बढ़ रही है? जादू की छड़ी है तभी वो फ्री में राशन दे रहा है, ठीक है। जादू की छड़ी है तभी वो किसान निधि में 2-2 हजार रुपए हमारे तनख्वाह में से दिलवा दीजिए, वो अपनी तनख्वाह में से दिलवा दीजिए, अपनी तनख्वाह में से दिलवा दीजिए। इसके पहले किसी ने क्यों नहीं किया ऐसा? फ्री में राशन क्यों नहीं दिया इससे पहले किसी ने? 2010 से लोगों को राशन मिल रहा है, फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में पता है? राशन तो अब देखना शुरू है हम लोग। राशन तो एजुकेशन चाहिए, राशन आप ये लोग भगवान हो गए, कम से कम राशन। मैं भी गांव में रहा हूं, मुझे भी पता है राशन किस हद तक मिलता था। गांव में गिने चुने 10-15 लोगों को। अरे तो देंगे ना, 2 साल से लोगों के रोजगार छीन लिए, लोगों का सब छीन लिया, तो फिर इसीलिए तो उल्टा दे रहे हो। तो उसमें एहसान क्यों जता रहे हो? वैक्सीन में एहसान जताओगे, राशन में एहसान जताओगे, सारी चीजों में एहसान आप जताते रहोगे। एक काम कर लेना चाहिए, मुझे लगता है कि इस देश में ना, खिलाफत कर सकते हैं तो नहीं मेरे हिसाब से इस देश में अब ये हो जाना चाहिए कि ये भी लिख दे कि जी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक ही टैक्स भरेंगे, ठीक है? हमसे आप टैक्स मत लीजिए, फिर आप एहसान जताइए जितना जताना है। नहीं क्यों? उन सुविधाओं का फायदा आप लेते हैं, एहसान क्यों जता रहे हो? तो मेरे पैसा से मेरे को वापस दे रहे हो, और फिर एहसान किस बात का जता? पहले क्या आपका पैसा नहीं? या तो फिर आप टैक्स दीजिए और उस पैसे से मुझे दें। सुनिए कबीर एक सेकंड, कबीर मेरा कहना सिर्फ इतना है, एक सेकंड। एहसान कब होता है? एहसान कब होता है? जैसे कि आपने पैसा दिया, आपके पैसे से मुझे दिया गया, क्योंकि मेरा उसमें कोई योगदान नहीं था, तो भी समझ में आता जी आपने मुझ पे एहसान जता दिया। मैं पूरा टैक्स भरे जा रही हूँ। उस पे आप रोड अगर बना रहे हैं, उस पे आप अगर मुझे राशन दे रहे हैं, उस पे आप मुझे वैक्सीन लगा रहे हैं, तो आप मेरे पे एहसान कैसे कर रहे हैं? आई एम बाइंग इट। एहसान नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीजें आप पहले भी करते थे, आप टैक्स पहले भी पे करते थे, लेकिन पहले आपको उसका महंगाई कितनी थी? रिफंड नहीं मिलता था। पहले आपका पेट्रोल जो है 75 के पार नहीं गया था, जबकि आपका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत $140 प्रति बैरल थी। आज की डेट में जब आपका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 70 पहुंच गया था, तब भी हम लोग 80 के ऊपर ही देते आ रहे हैं, एक बार भी कम नहीं हुआ। कोविड से पहले की बात बता रहे हो, यूपीएससी स्टूडेंट है आप, मेरे को मत बताइए ये सब। तब कोविड भी नहीं था, स्टूडेंट कम भक्त ज्यादा है। ये आपको लगता होगा मैं बीजेपी का भक्त हूँ, मैं बीजेपी के सपोर्ट में सिर्फ बोल रहा हूँ। मेरा पार्टी से कोई मतलब नहीं कि मैं उस पर कोई किसी ऊंचे पद पर हूँ या किसी भी छोटे। याद करें रटे, ये सब रट्टा दिखा रहा है। रटे तो ढंग की चीजें रटे ना मैम, ऐसी चीजें ना रटे मैम। पहली बार देश को ब्रांड एम्बेसडर मिला, 2 घंटे के अंदर 5 बार कपड़ा बदलते हैं, मेकअप लगा करके वो प्रधानमंत्री जाके कैंपेन करते हैं। मैम एक छोटी सी सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ, चौधरी चरण सिंह ने ये कहा था कि जिस दिन किसी अमीर
वर्ग ने मेरी तारीफ करे समझ लेना मैं बिक गया। मैम अमीर वर्ग वो होता है जो फ्री में बिना मतलब के किसी के बगल खड़ा होकर चाय नहीं पीता है। और आज देखिए मैम अंबानी अडानी जितने भी अमीर वर्ग हैं सबकी ये फेवरेट है। किसान मर रहा होता है, किसान मर कपड़े रहा पहनने तो वहाँ नहीं जितनी जाते। उनकी आय लेकिन होती है, अंबानी के अब आप बच्चे 10 को करोड़ रुपए अंबानी का- के घर बच्चा होता है तो वहाँ बधाई देने अब आप अरबों का घोटाला करके कपड़े ना पहनो तो इसका मतलब ये नहीं होता है। यार यही घोटाला हुआ है, इसी पार यहाँ खड़े हैं, इसी में घोटाला हुआ है। आज तक जीरो टॉलरेंस कहाँ गया? वो आप ही लोग तो खाए हो। इस घोटाले के बारे में इन्हीं को जानकारी है। अभी है कहानी जानकर आज का दैनिक जागरण का तीसरा पन्ना खोलो। आ जाइए, रात को लाइटें नहीं चलती अरे, हैं, सिर्फ एक वो पोल हाँ, चलता है, ठीक है। आज उससे का पेपर पहले उठाओ, सारी लाइटें चल 10 रही थी। करोड़ रुपए वो घोटाले क्यों में बंद गया कर है। दी गई? वो फाउंटेन देखिए, वो फाउंटेन बंद पड़ा है 5 इनके साल समय से। इनके समय नहीं जो बैंक बताइए, करप्ट इतना भाग पैसा रहे आया था, वो हैं तो विजय माल्या से लेकर आया के तो आज होगा लोग जो नहीं, बैंक तो करप्ट भाग रहे हैं उस पर ये क्या जवाब देंगे? और उसके पहले मैं 15 लाख वापस आने की बात की। 15 लाख वापस आया क्या? काला धन भारत से वापस आना था, वापस आया क्या? साढ़े जितने लोग भाग के गए थे उनको पकड़ना था, वो वापस आने थे। विजय माल्या वापस आया क्या? अगर मान लो अभी ये सरकार वापस आ गई फिर क्या करोगे? मैम लड़ेंगे, टाइम को पकड़ के लाएंगे, माल्या को पकड़ के लाएंगे, मैम लड़ेंगे, आजम खान को मुख्यमंत्री बनाएंगे। मैम, मतलब ढेर सारे काम है जो इनको भी करने हैं। मैम लड़ेंगे के बराबर आप लोगों ने और लड़ेंगे कुल और तब सचिव तक सचिव लड़ेंगे प्रमुख सचिव जब तक शरीर में जान रहेगी तब तक लड़ेंगे। अपने हक के लिए लड़ेंगे, अपने संविधान के लिए लड़ेंगे, अपने देश के लिए। जब तक जान रहेगी तब तक लड़ेंगे, तब तक चिल्लाएंगे। मैम डरने वाले नहीं है क्योंकि भगत सिंह के देश से हैं। लड़ेंगे और हमेशा मैम लड़ेंगे। पहली बात एग्जिट पोल पे मुझे विश्वास नहीं, क्योंकि वो वेस्ट बंगाल में भी दिखा रहा था कि बीजेपी जीत रही है, पर वहाँ पे उनका बुरा हाल हुआ। 84 सीट पाई थी, उसके बाद भी वो अच्छा एग्जिट पोल जो होता है वो तो चुनाव हो जाने के बाद दिखाया जाता है। उसको गलत दिखा के इन लोगों को क्या मिलेगा? वहाँ पे उन्होंने कितनी ज्यादा सीटें हासिल की थी। तो इस बार भी देखिए यूपी में भी बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी। ये मिलेगा कि जो अभी धांधली करेंगे ये लोग, उसको दिखाना कि इधर बढ़ा दिए अभी वो सिर्फ आप लोग ये कहेंगे कि ईवीएम में छेड़छाड़ की गई है। मैं बता रहा हूँ मैम, ये जो है ये जो डीएम को भी लग रहा है कि मेरी सरकार, उनकी सरकार जा रही है और वोट के कलर चेंज इनके पास में वोट बैंक है मैम। मैं बता रहा हूँ 35% वोट जो है इन लोगों ने बाहर तक से लड़के बुला बुला के यहाँ दिलवाए। और जो बाहर वोट कैसे करेंगे बाहर वाले लोग? अरे इनका बना हुआ है मैम, ऑनलाइन हुआ था तो सब बनाए, लेकिन ये आधार कार्ड भी तो बीजेपी की देन है ना, उन्होंने बनवा दिया इन होगा। लोग गुमराह करके बैठा दिए कि यार गवर्नमेंट क्या देती है, चलो जाने दो, वोट मत दो। ऐसा क्या करके बैठा मैं एग्जिट पोल पे तो ज़्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि उन्होंने बंगाल में भी एग्जिट पोल दिखाया। मीडिया की हालत आप देख सकते हो मैम, वो कभी भी जमीनी चीज़ें नहीं। मैम कभी भी इस मीडिया से कहिएगा, कभी भी हमारे देश की बेरोजगारी दिखा देगा, हमारे देश की गरीबी दिखा देगा। कभी भी इस चीज़ को दिखाने के लिए कहिएगा, वो नहीं दिखाएंगे। वो बस ये दिखा रहे हैं कि मोदी ये कर रहे हैं, मोदी वो कर रहे हैं। मोदी क्या कर रहे हैं मैम? अच्छा, आप भी बोलिए जरा, आप बताइए कि अभी अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार आ जाती है आप कहाँ जाते हुए देखते हैं? उत्तर प्रदेश। जी मैम, अब हम तो यहाँ पर यहाँ के निवासी नहीं है, लखनऊ में नहीं है। हम हमारे महाराजगंज उत्तर प्रदेश के तो हैं। हाँ जी, जिले की बात कर रहे हैं। हमारे जिले में जो है योगी आदित्यनाथ जी 279 करोड़ रुपया दिए और हमारे जिले में जो है रोडें जो है काफ़ी बन रही है, कार प्रोग्रेस पे हो रही है। तो मैम हमारे लिए तो योगी जी बेटर हैं। रोड तो नहीं रहा होगा आपके यहाँ, रोड तो नहीं रहा होगा सब बहुत टूटे फूटे थे। रोड था ही नहीं। लखनऊ में अभी चले जाइए आप, ऐसे नाक बंद करके चलेंगे। थे पर मैप में थे, पहले भी थे, रोड थे पर मैप में आज की बात मैं बता रहा हूँ, 5 साल योगी जी की बात, ऐसे नाक बंद करके पुराने लखनऊ में चले जाइए। ऐसे नाक बंद करके अगर बीजेपी गवर्नमेंट दोबारा आएगी तो निश्चित रूप से आप आइएगा, मैं इन्हीं दोस्तों से आपसे दोबारा मिलाऊंगा। ठीक है मैम। आएगी नहीं मैम, मैं नहीं आऊंगी या सरकार नहीं आएगी? सरकार नहीं आएगी मैम, सरकार नहीं आएगी। बोला ना मैम नहीं आएगी, मुझे लगा बोल रहे मैं नहीं आऊंगी। मान लीजिए ये 10 तारीख के बाद जो भी रिजल्ट आएगा, ये आप लोगों को बहुत शर्मिंदा दिखेंगे और ढूंढ नहीं पाएंगे इनको। सच्ची बात नहीं मैम, मैं तो कह रहे हैं कि चाहे आए मैं तो लास्ट मरते दम तक लड़ूंगा। मैं कंटिन्यू लड़ूंगा मैम। मैं ऐसे नहीं हाथ में बुक उठाया हूँ। मैंने इतिहास को भी पढ़ा मैं, और मैं आगे भी पढ़ता रहूंगा। मुझे पता है कि जब किसी को धर्म का धर्म के अफीम है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी पढ़ी होती है मैम, मैंने देखा है। बहुत मैं ही बेहतर इस progress कंट्री को तो किया जर्मनी नहीं बनने दूंगा। एक स्पेशल धर्म से, एक स्पेशल जात से इसको प्रेरित तो नहीं होने दूंगा। ये मैम विभिन्नता में एकता वाला देश है, तो उसके लिए तो कंटिन्यू लड़ेंगे मैम। आपको लगता है कि एग्जिट पोल सही साबित नहीं होंगे? आपको लगता हो जाएंगे? आपको लगता है हो जाएंगे और ये कर लेंगे? आपके हिसाब से बीजेपी की सरकार आ रही है ना? हमारा जिले का है, हमारे यहाँ तो विकास बहुत हो रहा है, बहुत कहाँ से हो आप?
महाराजगंज जिला नहीं था। आपके हिसाब से एग्जिट पोल सही होंगे कि नहीं? मैम जीत हो या हारो हम लड़ेंगे। आपके हिसाब से तो सही होंगे ही होंगे। तो भाई देखिए ये दोस्त लोग हैं, ये आपस में इसी तरह से बहस करते रहते हैं। अच्छा लगा कि आज कैमरे पे भी इन्होंने बहस की, कुछ चीज़ें शायद इन्होंने नहीं बोली कैमरे पे जो इनको ऑफ द रिकॉर्ड बोलते हैं। तो ठीक है, वो दोस्ती भी है लेकिन साथ ही अपनी एक विचारधारा भी है। तो अब मुझे लगता है सिर्फ 2 दिन की बात है, 2 दिन में हम इस तरह से लोगों से बात कर सकते हैं। फिर 10 तारीख को तो सारी बातें सब कुछ साफ हो ही जाएगा, स्पष्ट रूप से आपके सामने नतीजे आ जाएंगे कि आखिर एग्जिट पोल सही थे कि नहीं थे। हर बार देखिए एग्जिट पोल आते हैं, कई बार एग्जिट पोल गलत होते हैं, लेकिन उसके बाद भी जब वो अगली बार आते हैं फिर आदमी बड़े विश्वास से उनके साथ देखता है। फिर जब वो जो रिजल्ट आपके मन मुताबिक नहीं आता, फिर आप उसी हिसाब से अपना एक नज़रिया एग्जिट पोल को लेकर बना लेते हैं। अभी इनको एग्जिट पोल इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि इनकी सरकार बन रही है, नहीं बन रही होती तो अभी ये बोलते हैं कि 10 तारीख का इंतजार कीजिए। उनके हिसाब की नहीं बन रही है तो इसलिए अब उनको लग रहा है कि एग्जिट पोल देखिए बंगाल में भी गलत बताया था। तो ये सारी चीज़ें हैं, एग्जिट पोल के बाद जो परिणाम आने होते हैं उसके बीच का जो गैप होता है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। लेकिन ठीक है, देखने वाली बात होगी इन सभी के साथ, क्योंकि युवा हैं, युवा क्या सोच रहा है, किस तरह से किस दिशा में जा रहा है, ये बात करके बहुत ही अच्छा लगता है। अपनी वीडियो जर्नलिस्ट अनन्या गुप्ता के साथ मैं आपके साथ साक्षी जोशी। अब यूपी साक्षी है का अंतिम पड़ाव है, लेकिन आगे भी आप साक्षी जोशी को यूट्यूब, फेसबुक पर लाइक, सब्सक्राइब सब करते रहिएगा। शेयर करना वीडियोस को मत भूलिएगा। सत्यमेव जयते तो हमेशा है ही।